आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। हमारे समाज में एक वास्तविकता है और वास्तविकता ये कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न की, उनके साथ ज्यादतियों की तमाम वारदातें और बातें सामने आती रहती हैं। हम सबों की संवेदनाएं भी महिलाओं के प्रति उसी तरीके से रहती है और इस मुद्दे को उठाने में कभी भी कोई कोताही करता नहीं दिखाई देता। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या हम इस बात को यकीनी तौर पर मानने को तैयार हो जाते हैं कि कई बार महिलाएं ऐसी स्थिति में होती हैं कि वो पुरुषों पर ज्यादती कर सकें। कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं जहां पत्नियों के अत्याचार की वजह से पतियों की स्थिति बड़ी डावाडोल हो जाती है और उसमें सबसे ज्यादा विकट स्थिति यह कि पतियों की बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। उससे भी दिक्कत यह कि कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि महिलाएं पुरुषों का उत्पीड़न कर सकती हैं, उनके साथ तमाम शोषण कर सकती हैं और उससे भी कहीं ज्यादा ऐसा मानसिक तनाव दे सकती हैं कि महिलाएं दरअसल पुरुषों को पंगु बना दें। यह मामला हमारे समाज में यथार्थ के तौर पर है, लेकिन आमतौर पर हम इसे स्वीकार करने से परहेज करते हैं। यहां तक कि अगर माना जाए, बड़े हल्के शब्द का इस्तेमाल करूं, फैशनेबल नहीं है। यहां तक कि पुरुषों को लगता है कि उनकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचती है अगर कोई यह कहने को तैयार हो जाए कि उनकी बीवी दरअसल उनका इतना शोषण करती है कि हालत खराब हो जाती है, पैंट गीली हो जाती है साहब की, लेकिन फिर भी मर्दानगी ऐसी कि सबके सामने कहेंगे जी हम बहुत बड़े शेर हैं। आइए आज इस सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने पेश करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनसे बातचीत करेंगे, उनकी यातनाओं को समझेंगे और इस सिक्के के दूसरे पहलू पर चर्चा करेंगे। पतियों के पत्नी को सताने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। महिलाओं पर अत्याचार की खबरें भी लगातार आती हैं। लिहाजा समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसका दर्द अलग है। दिल्ली के मानव मिश्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। माँ बाप और 2 भाइयों के साथ मानव खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी कर रहे मानव की 2008 में धूमधाम से शादी हुई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मानव का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की दखलंदाजी उनकी जिंदगी में बढ़ने लगी। प्राइवेट लाइफ में कभी भी रात को फ़ोन कर देती थी, कभी भी वो भी रात को, एक दिन तो 4 बजे 5 बजे फ़ोन कर दिया उन्होंने, मेरी मिसेज ने उनको। तो ऐसे हस्तक्षेप उनके ज़्यादा हो गए थे और बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मानव का आरोप है कि उन्हें आए दिन फर्जी केस में फंसाए जाने की धमकी दी जाने लगी। हमें सबको सीधा करना आता है, हम देख लेंगे तुम लोगों को। जब तुम्हें 3-4 केस तुम पे डालेंगे और तुम्हें दिल्ली से जम्मू आना पड़ेगा, तो फिर तुम्हारे होश ठिकाने आएगा और तुम्हें समझ आएगा। हाँ, और उसके बावजूद उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं घसीटूंगा, देखूंगा तुम लोग कैसे नहीं सुधरते हो, कैसे नहीं बात मानते हो हमारी। आखिरकार मानव ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। मैंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि ये केस झूठे हैं, बहुत गलत हैं। फिर माननीय हाई कोर्ट ने, जम्मू हाई कोर्ट ने ये केस खारिज किया 498 का। मानव जैसे दावे और भी कई लोगों के हैं। जागरूकता बढ़ी तो तमाम एनजीओ ऐसे लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके के कानून का दुरुपयोग लीगल टेररिज्म है। लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि 498A में जबरन जो अरेस्ट हो रही है वो बंद करी जाए, जिससे कि आदमियों को एकदम होपलेसनेस आ जाती है। वही होप हम उनको देते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रोसीजर में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, केस में आप ऐसे लड़िए, इस तरीके से अपनी चीज़ें प्रेजेंट करिए और अगर आपके केस में दम हुआ तो कोर्ट आपके हक में फैसला देगा। दहेज कानून को आधी आबादी को प्रताड़ना से बचाए जाने के लिए बनाया गया था। इसका फायदा ये हुआ कि महिलाएं अपने हक के लिए आगे आई, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट भी दहेज कानून के तमाम केस में जबरन फंसाए जाने को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुका है। गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपने मानव की कहानी अभी देखी। मानव इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ मानव के साथ 2 और ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो दरअसल अपना नाम हमारे सामने नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं उन्हें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहना पसंद करूंगा। ऋतिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक संस्था चला रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को मदद दी जा सके जो दरअसल पूरी तरीके से हताश हो जाती हैं। वंदना कोहली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपना पक्ष भी सामने रखेंगे और दरअसल हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल महिलाएं आज क्या वाकई में इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती दिखाई देती हैं। और कुछ ही देर में आरपी चुग साहब, वरिष्ठ वकील, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मानव जी, आपकी कहानी तो अभी हमारे दर्शकों ने देखी, लेकिन मिस्टर एक्स, चश्मा तो आप यहां लगाए बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हो रहा था आपके साथ, क्या यातनाएं थी? सर, मेरी शादी को 6 मंथ्स हुए थे, सिर्फ 6 मंथ्स ही हुए मेरी शादी को जी। एंड शादी के बाद काफ़ी सारी झूठ
मेरी वाइफ की और मेरे इन लॉज की हमें पता लगी, तो जैसे जैसे हमें पता लगी उनके डिमांड्स खुल के सामने आने लगे। विद इन 6 months मुझसे नियर अबाउट 2-3 lakhs का डिमांड किया जाने लगा मेरे इन लॉज की तरफ से, और मुझे आपके ससुराल की तरफ से और आपकी पत्नी की तरफ से आपसे पैसे मांगे जा रहे थे कि आप पैसे दें। हाँ जी, ये उल्टा दहेज की बात है। जी, क्योंकि वो लोग जिस घर में रहते थे उस घर का उनको रजिस्ट्री करना था समथिंग, और वो कहते थे कि हमने सारा पैसा तुम्हारी शादी में खर्च कर दिया है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये पैसा दो तुम वापस जी, और अगर नहीं दोगे तो मेरी वाइफ मुझको धमकियां देती थी कि ऋतिक रोशन की बीवी ने 400 करोड़ रुपए लिए हैं दहेज के लिए, मैं तुमको ऐसे फंसा दूंगी, मैं तुम पे अगर दहेज का वो केस डालूं तो तुम लोग सब फंस जाओगे। इस तरह से मुझको और मेरे पेरेंट्स को धमकियां दी जाती थी। हमको मेरी वाइफ घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी और उल्टा मेरे पेरेंट्स को तंग करती थी, उनको गाली गलौज देती थी, उनसे काम करवाया जाता था ज़बरदस्ती। मुझसे मंथली नियर अबाउट हाफ ऑफ माई सैलरी मुझसे डिमांड किया जाता था फॉर नो रीजंस, कि मैं पहले अपना घर चलाऊंगा या मैं उसके डिमांड्स दोनों का है ना, तो घर चलाने में क्या वो मदद नहीं करती? नहीं, वो मदद नहीं करती थी। शादी के बाद पता लगा हमें कि मेरे जो इन लॉज है उनके घर का कोई फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था और उनके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं था, तो उन्होंने शादी इसीलिए की थी ताकि मेरे सैलरी में से हाफ सैलरी निकाल के उनके मेरे इन लॉज का घर चलाया जाए। तो ये सब धीरे धीरे जब सामने आने लगा तब चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि घर पे मारपीट होने लगी, मेरे को मारा जाता था। मेरे इन लॉज, आपकी पत्नी आपको मारती? हाँ जी, मेरी वाइफ मुझे मारती थी। मेरी मतलब अगर मैं आम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मैं आम धारणा की बात करूं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पत्नी किसी पति को कैसे मार सकती है, वो तो बेचारी कमजोर होती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में कोई पत्नी कमजोर नहीं है, कोई औरत कमजोर नहीं है। औरतों को अपने लॉज के बारे में, अपने पावर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है जी। उनको सब कुछ मालूम होता है कि आज के डेट में लड़कों के पास कोई लॉ नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी एक कंप्लेंट के बेसिस पे पति और इन लॉज को, पति के माँ बाप को 498A का आपको हाँ जी, धमकी दी जा रही थी। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कानून बना था ये क्यों बना था। और आपने ये पहले भी कहा अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कि महिलाओं के साथ बहुत शोषण हुआ है और ये कानून उनके लिए बना है जिनका कोई साधन नहीं था ना, जो वो महिला जिसका कोई आर्थिक साधन नहीं, कोई सामाजिक साधन नहीं, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं। ये उन महिलाओं के लिए बना था कि जिनकी शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था, तो उनके परिवार वाले उनको बोलते थे कि अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, चाहे आपके साथ अच्छा व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो आपके ससुराल में, ये आपका भविष्य, ये आपका भाग्य है। तो ये उन पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। ये बात सही है कि सारा जो पक्ष था कानून का वो पुरुष के हित में था, उठा के आपने दूसरी तरफ कर दिया उसका बल जी। तो मुझे लगता है कि वाइल दिस लॉ, ये जो कानून है इसने बहुत सारे महिलाओं की मदद की है और कर रही है जी। फिर भी लॉ हमें देखना पड़ेगा कि लॉ में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जी। अगर यहाँ पे किसी भी ऐसे केस में, जैसे मानव बता रहे हैं, इस केस में स्पष्ट हो जाए जी कि जो महिला है उसने इसका गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया इस कानून का, तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि लीगल फीस उनको भरनी पड़े, फाइन उन पे ठोका जा सके। तो ऐसे प्यूनिटिव एक्शंस उस लॉ में होने चाहिए। इसलिए जो लॉ मेकर्स है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया। मिस्टर भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने किस तरह की यातनाएं झेली, क्या हुआ आपके घर में? मेरी मम्मी के नाम पे एक मकान था, हम उसमें रहते थे। और जोर से आप बोलिए। मेरी मम्मी के नाम पे एक मकान था जिसमें हम लोग रहते थे, और मेरी जो वाइफ है वो कहती थी कि जो ये मकान तुम्हारी मम्मी के नाम पे है वो मेरे नाम पे करो, नहीं तो मैं तुम्हारे को झूठे केस में फंसाऊंगी। और इस तरीके से हमारे पर मारा पीट भी करती थी वो। और हम लोग पिटते थे घर में? हाँ जी, हम लोग रोज बहुत मारती थी वो मुझे, मेरे कपड़े फाड़ती थी।
एक लोग हम लोग क्या कहते हैं शॉपिंग में गए थे, शॉपिंग सेंटर में जी। वहाँ मेरी जेब अलाउड नहीं करती थी कि मैं उसको वो चीज़ दिला सकूं, तो फिर वो मेरे पूरी पब्लिक में उसने मेरे कपड़े फाड़े कि तू मुझे ये क्यों चीज़ नहीं दिला के देता। शॉपिंग सेंटर में? हाँ जी। आपके कपड़े आपकी पत्नी ने फाड़े? हाँ जी। तो इस तरीके से मेरे संग बहुत होता था और मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं बहुत परेशान रहता था कि ये आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, और बहुत तरीके से मैं बहुत परेशान रहा। और यहाँ तक कि उसने मेरे को काफ़ी चीज़ों के लिए मेरे को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करी कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, तुझे एसी लगाना ही पड़ेगा। और मेरे को अफोर्ड करने का नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे इतने कि मैं एसी भी लगा पाऊँ। और वो हर तरीके से मेरे को बहुत करती थी। जब कभी मैंने उसके मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करी तो वो लोग कहते थे हमें नहीं पता, हमने तो अपनी बेटी तुम्हारे को दे दी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और वो कहते थे कि मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ, आप तीनों से, देखिए ये मत समझिएगा कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है, ऐसी धारणा होती है कि आप ज़रा ज़ोर से चीखें चिल्लाएं तो महिलाएं ज़रा डर जाती हैं। शायद वंदना जी अग्री ना करें मुझसे, लेकिन आमतौर पर ऐसी धारणा है। आप लोगों ने ये हथकंडे अपनाने की कोशिश की कभी अपनी पत्नियों के साथ? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। जोर से आप चाहें तो नहीं डरा पाए ना अपनी पत्नियों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धमकी भी नहीं दे पाए? बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं किया। तथाकथित तौर पर पुरुषों के साथ जो कहा जाता है कि भाई आप पुरुष हैं तो आप अपनी शारीरिक ताकत पर बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। धमकी भी देते तो क्या धमकी देते? आप धमकी देंगे तो क्या देंगे बताइए? कानून उनके साथ है, पुलिस सिस्टम उनके साथ है, इतने सारी संस्थाएं उनके साथ हैं, धमकी देगा इंसान तो क्या देगा? जब हमें पहले दिन से ये बोला जाए कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा, ठीक है, और कानून जो है हमारे पक्ष में है, आप करके दिखाइए, खुलेआम धमकी दी जाएगी, आप करके दिखाइए, मैं आपको वुमेन सेल में पहुंचाती हूँ, तो आप क्या करोगे? आप अपने माँ बाप को देखोगे, अपने भाई बहनों को देखोगे, अपने आप को देखोगे, या फिर जो वो धमकियां दे रही है उनको सुनोगे? बड़ी बेचारगी जैसी स्थिति है, नहीं? ऐसे में क्या आप लोग को नहीं लगता कि यार कहाँ फंस गए भाई? शादी की थी, एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश की थी। सर जब शादी की थी एंड ये सब चीज़ें होती थी घर में, तो हम लोग यही सोचते थे कि अब तो शादी हो गई है, अब इससे कोई एस्केप नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि लड़की को किसी तरह काउंसल करा जाए, किसी तरह उसको समझा बुझा के उसको ठीक किया जाए, उसको मेंटालिटी उसकी चेंज की जाए। लेकिन इसमें लड़की के पेरेंट्स का, स्पेसिफिकली मदर इन लॉ का, लड़की की मॉम का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन होता था घर में कि वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि लड़की कुछ गलत कर सकती है। वो हमेशा बढ़ावा दिया जाता था लड़की को कि नहीं, तुम अपनी तरह से ज़िंदगी जियो, तुम अपना ऐश करने गई हो, तुम अपना ऐश करो, वहाँ पे रानी की तरह रहो, वहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई रोल नहीं है तुम्हारा, तुमको खाना दिया जाएगा, तुमको पैसा दिया जाएगा, तुमको ऐश कराया जाएगा, तुमको शॉपिंग कराया जाएगा, तो तुम बस यही करो, बाकी तुम्हारे ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन सर हमने जब अपने पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपनी मदर को देखा है, लेकिन मेरी मदर का एक क्या रोल होता है, एक लेडी का क्या रोल होता है फैमिली में, कि हाउ शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर, वो चीज़ आज के डेट में मेरे लाइफ में मेरे वाइफ के रोल में नहीं था ऐसा कुछ। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया, हम यहाँ पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, 2 मिनट, तुरंत वापस आते हैं, हम लोग जारी है इसका समझने की कोशिश करेंगे कि वेदना कहाँ तक है और दरअसल लड़कियों की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है। वंदना जी से ये सवाल लेंगे, बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं हम लोग, और अभी कुछ ही देर पहले मैं ऋत्विक जी से बात कर रहा था, उन्होंने एक जुमला कहा, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन यहाँ हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन्हें न सिर्फ दर्द बल्कि यातनाओं से रोज दिन गुजरना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है, और ये यातनाएं उन्हें और कोई नहीं, उनकी पत्नियां उन्हें दे रही हैं। क्या वाकई में आज स्थिति ये बन गई है कि पुरुषों को डर के रहना पड़ता है अपने घर में, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी 498A लगा दे उनके ऊपर? वंदना जी, ये जो एक महिलाओं की मानसिकता बन गई है, कुछ एक महिलाओं की, सारों की नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक महिलाओं की जो मानसिकता बन गई है,
ये क्या है? क्या ये एक नया चेंज है? क्योंकि आमतौर पर जो एक छवि है महिलाओं की, ये माना जाता है बड़ी सौम्य होती हैं, सभ्य, घर को बनाकर रखना, सब कुछ करना एक साथ। ये तब्दीली क्या है? अजय जी, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने सारे महिला न कह के कुछ महिलाएं कहीं, जैसे हम सारे पुरुष न कह के कुछ पुरुष कहते हैं। हाँ, एक मानसिकता शायद बदल रही है यहाँ पे। इसका कारण देखिए, कारण कहीं है। एक तो ये है कि आप जो रोल्स डिफाइन कर देते हैं वो रोल्स टूट रहे हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी जी। और ये एक चेंज है जो सोसाइटी में आ रही है, और इसका ये जो परिवर्तन का जो व्हील है, ये जो साइकिल है, ये तो इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी और कुछ उतनी अच्छी चीजें नहीं निकलेंगी, लेकिन दिस व्हील हैज टू टर्न। ये तो एक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, मैं फिर से कानून पे आना चाहूंगी। देखिए, जब आप इतना भयंकर कानून बना देते हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा कि पहले सारे एक ही पक्ष में था, अब आपने उठा के बिल्कुल दूसरे पक्ष में कर दिया, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं, तो जो इंसाफ है वो मध्य में रहता है। अगर दोनों की बातों में सच्चाई है तो इंसाफ मध्य में रहना चाहिए। उसको एड्रेस करने के लिए, और मध्य का ये मतलब नहीं कि एक बहुत पतली सी लकीर है जिसको आप फूक फूक के चले। मध्य का मतलब है जो सारी सीमाएं को समेट के रखे, मतलब ये पक्ष भी और ये पक्ष भी, यदि इनमें सत्य है। तो ये कानून के ऊपर और लॉ मेकर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप कानून में ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस डालें जहां नाइंसाफी न हो। वो नाइंसाफी चाहे पुरुष मर्द महिला पे कर रहा है, महिला पुरुष पे कर रही है। बिल्कुल। तो और मेरी माय सिंपैथीज विद जो भी हैं आपके स्टूडियो में, उनकी कहानियां सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब इस कानून का दुरुपयोग होता है तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उन पे ये जाके पड़ता है, और ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि फिर से आप सारे औरतें को एक स्लॉट में करके एक बैलेंस मेंटेन, बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चुग साहब, कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों पर ऐसा लगता है कि चुग साहब हमारे साथ नहीं है। चलिए, ये सवाल मैं आपसे रखता हूं ऋत्विक साहब। आजकल संवेदनाएं कोर्ट की तरफ से खास करके आती जा रही हैं, जहां 498A को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बात कही गई कि आप सीधे अरेस्ट मत कीजिए। तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा परिवर्तन हो रहा है लोगों के नजरिए में? क्या आप इसे देख पा रहे हैं, या अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई आदमी कहे कि यार मेरी बीवी मुझे मारती है, लोग पहले हंसते हैं और दूसरी बात कहते हैं झूठ बोल रहा है? नहीं अजय जी, परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सच्चाई उठा के देखें तो आज की तारीख में भी हर जगह पति का बेलन से पिटना एक जोक बन के घूमता है। लोग नहीं समझते उसका दर्द क्या है, लोग आज भी नहीं समझते। जिनके ऊपर हो भी रहा होता है वो भी शायद दूसरे का दर्द नहीं समझते। उसका जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग हमेशा मानते हैं कि जो औरत है वो सही है। जब हमारे साथ होता है हमें लगता है हमारा केस गलत है लेकिन बाकी सही है। वंदना जी झूठे केसेस की बात कर रही थी, कि बैलेंस इम्बैलेंस की बात कर रही थी। डेटा हमें यह बताता है कि जितनी कंप्लेंट्स आज की तारीख में डोमेस्टिक वायलेंस या 498A को लेकर जाती है, उनमें से सिर्फ 2% है जो सच्ची पाई जाती है। हम 98% लोगों को कानून की चक्की में पीस रहे हैं उन 2% लोगों के लिए। जब ये कानून बने थे, वंदना जी कह रही है कि आपने कानून एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रख दिया। नहीं, कानून कभी भी पुरुषों के फेवर में नहीं था। कानून हमेशा जो बना था इंसानों के लिए बना था। ऐसे कानून फिर लाए गए जो इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ औरतों के लिए बने। क्यों? क्या डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष के ऊपर नहीं होता? क्या सेक्सुअल वायलेंस जो होता है घरों में वो पुरुष के ऊपर नहीं होता? हम तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि पुरुष के ऊपर रेप भी हो सकता है। हम लोग सोच ही नहीं पाते। और उसका रीजन ये कि हम लोग को बचपन से जो दिखाया गया है, हम लोग शायद रेप के केस में कोई आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया है ऋत्विक जी। क्षमा चाहता हूँ आप सबों से, वक्त की कमी, इसलिए हम इस चर्चा को शायद यहीं खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो पहलू है जहां पुरुषों के साथ लगातार हो रही ज्यादतियों को लेकर अब एक जागरूकता सी कम से कम आती जा रही है, कोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते देखते इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कानून का बेजा इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ऐसे में सिर्फ ये सोच लेना कि महिलाएं हमेशा सच बोलती हैं 100% सच नहीं हो सकता। इसे यकीन मान लीजिए आप। हम लोग में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।